दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की परिस्थितियों में मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद आ गई। जी हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों उनके दौर पे मुझे आज भी याद है, इकोनॉमिक ग्रोथ औसत तौर में बहुत अच्छी थी, आज के मुकाबले अच्छी थी। और अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो मात्र ऑर्गेनाइज सेक्टर के डाटा को ही नहीं रिप्रेजेंट करती थी, बल्कि वो जितने ऑर्गेनाइज सेक्टर के डाटा जो मिल जाते हैं, जिन पे ज़्यादातर बिलीव होता है, जितना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को डाटा को रिप्रेजेंट करती थी, उतना ही वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डाटा को रिप्रेजेंट करती थी, जो डायरेक्टली मिलते नहीं थे लेकिन गेस पे चलते थे कि अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ इतनी है तो लगभग उतनी ही इकॉनमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है, वो भी वैसी होगी। लेकिन वो चीज़ें सेंसस पे, डाटा पे, इकोनॉमिक सर्वेस पे, आंकड़ों पे वो आते, वो डाटा दिखते भी थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह था कि जब 2008-9 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई और पूरा विश्व जब जूझ रहा था और उस ग्लोबलाइज्ड दिनों में, तो मनमोहन सिंह बड़ी सफाई से भारतीय इकॉनमी को निकालने में कामयाब रह गए। कामयाब इसलिए रह गए थे क्योंकि वो बैलेंस और अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सिस्टम में जो बैलेंस था और एक दूसरे के बीच इंटरडिपेंडेंस थी, और जो एक ट्रांजिशन वॉल थी ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के मध्य, जो उस तरह के भी उद्योग या फर्म्स थे जो कुछ पार्ट ऑर्गेनाइज में करते थे, कुछ पार्ट अनऑर्गेनाइज्ड में, वो इकोनॉमिक समझ उनको थी। प्लस जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंसुलेशन का कार्य तो करता ही था, बाहरी क्या बोलते हैं शॉक्स इत्यादि से, और अगर उनकी एक जो सबसे बड़ी ये समझ थी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अननेसेसरी का जो पेपर वर्क और अननेसेसरी के रेगुलेशंस, इनसे क्या बोलते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या जो भी लोग वर्क करते हैं, इनको बहुत हद तक आज़ाद करता था। तो जब वो फ्रीडम, आज़ादी इत्यादि मिलती थी तो उनके वर्क की इफ़िशियंसीज बहुत ज़्यादा होती थी। अननेसेसरी रेगुलेशंस और वर्किंग्स में उनकी एनर्जी खपती नहीं थी। तो इसीलिए वो बहुत ही कम सपोर्ट में, और भले ही वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह टैक्स इत्यादि उतना न दे रहे हो, लेकिन वो एक तरह की प्रोडक्टिविटी और एक तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए रहते थे। जी हाँ, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ट्रांजिशन था वो धीरे धीरे स्मूथ होना चाहिए था। लोग धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना टैक्स देना चाहते हैं, सिस्टमेटिक होना चाहते हैं, वो नेचुरली अपने आप बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप एकाएक जब शॉकिंग तरीके से, फॉर एग्जांपल नोटबंदी इत्यादि से, या क्या बोलते हैं हड़बड़ी में जीएसटी जैसा कि राहुल गांधी जी बोलते लगाने से, इस तरह से आप जब चीज़ें रख देते हैं तो वो शॉक जो हुआ, उस शॉक के कारण जो ग्रोथ आई वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कीमत पे हुई। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो 90% के एबो को वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता था, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑर्गेनाइज सेक्टर से कहीं अधिक जस्टिस का है। जी हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिफॉर्म है कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले हम देखते हैं। तो इन चीज़ों की समझ जो थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत थी, कांग्रेस को बहुत थी। और एक इसका दूसरा पहलू भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आप कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, बिल्कुल बात सही है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड बहुत लोगों को नौकरी नहीं दे, कॉर्पोरेट नहीं दे सकता, जिस हिसाब से इन्वेस्ट करता है नौकरी तो कम ही देते हैं। बिजनेसेस कैसे, आप कितनी भी सहूलियतें दे दीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन बिजनेस जब करने बैठिए तो आप पसीने छूट जाते हैं। कितने लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराएं, अब उनको वापसी कराने में, जीएसटी हटवाने में कितना पैसा उनको लगता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काम मेहनत का है, लेबर का है, बहुत सारे में अलग अलग किरदारों में ही वो रहता है, लेबर का भी काम कर रहा होता है, बहुत जगह उसको लिखा पढ़ी भी, तो उसको भी सीए भी रख रहा है, सब उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो वर्क कब करेगा। तो इस तरह की प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज थी। लेकिन
जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जो फ्रीडम मिलती थी कांग्रेस के समय में, वो ये थी कि उस पर बहुत तरह के रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगा सकती थी ऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी न भी किसी बहाने पे, लेकिन वो रेगुलेशंस जानबूझ के नहीं लगाते थे, क्योंकि ये भले ही डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं से बाहरी शॉक से, इसकी प्रोडक्टिविटी और इनकी एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से, और जिसमें हम डायरेक्टली सरकार और प्राइवेट सेक्टर बड़े बड़े डायरेक्टली उस तक अपना रोल नहीं दे सकते, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इसका एक अहम रोल होता है। वो इस चीज़ की समझ डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड उनकी कंपनी को थी, कांग्रेस और जो भी गठबंधन की सरकार थी उसकी थी। दरअसल कांग्रेस के दिल को मैं इस लिहाज से भी देखता हूँ कि कोई युवा है और वो कुछ करना चाहता है तो अनार्गेनाइज सेक्टर में वो कर सकता था, उसमें बहुत तरह के रेगुलेशन हो सकते थे, लेकिन उसको अवॉइड किया जाता था। लेकिन इतना ही नहीं था, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने वाले लोग अपने राइट्स के प्रति भी बहुत वोकल थे, जो संविधान ने उनको दिए हुए थे उनके अपने आप को व्यक्त करने के लिए। जी हाँ, संविधान जो है, भारत का संविधान जो है हमारी सामूहिक चेतना का परिचय है, लेकिन ये सामूहिक चेतना किसी भीड़ तंत्र की नैरो माइंडेडनेस का मोहताज नहीं है, बल्कि ये सामूहिक चेतना जो है वो जो इंडिविजुअल लेवल पे जो डाइवर्सिटी है और उसके जो व्यूज है, हर एक इंडिविजुअल को एक यूनिक मांगती है, हर एक इंडिविजुअल को वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी देती है। जी हाँ, कुछ मोरालिटी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के साथ कि आपकी फ्रीडम दूसरे को फ्रीडम ना छीन ले, लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि इसके खिलाफ ना कर ले, लेकिन इस दायरे में हर एक इंडिविजुअल को एक डाइवर्स, जी हाँ, एक तरह से मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, हर एक इंडिविजुअल को एक अनऑर्गेनाइज्ड एंटाइटी के तौर पर देखती थी और उसको पूरा ग्रोथ होने के लिए उसको राइट्स प्रोवाइड करती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स। तो इस लिहाज से चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत इफिशिएंट है, लिखा पढ़ी से दूर है, और उसके बावजूद बहुत स्मूथली चलता था, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता था, ज़्यादा दूर ना जाइए, मुंबई के डिब्बा वाले का एग्जाम्पल दे लीजिए, जो आज भी शोध का विषय है। बड़ी बड़ी फर्में, बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्टाइज, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस से वो काम नहीं कर पाते, उस इफिशियंसी से, उस ट्रस्ट से जो मुंबई के डिब्बा वाले जो होते हैं वो कर ले जाते हैं। और लोग तो, मैंने तो ये भी कहानियों में देखा है, मैं LIC में जब ऐसा डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब में भी था, तो जब सेमिनार हुआ करते तो देखते थे कि लोग अपने उस खाने के डिब्बे में अब पैसे 1,50,000 रुपये भी रख देते थे और वो पहुंच जाता था, कभी वो मिस नहीं होता था। तो इन इफिशियंसीज को कहाँ प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर किस हद तक तलाश पाएगा, ये समझने की बात है। बट ज़्यादा दूर नहीं, अपने आज के अपने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के सबसे बड़े बड़े लोग हैं, जी हाँ, मुकेश अंबानी जी हो, चाहे रिलायंस के या हीरो या क्या बोलते हैं गौतम अदानी जी हो, या कभी टाटा भी रहे होंगे, एक सदी पहले चले आए, उनके पूर्वजों से जी धीरू भाई अंबानी जी चाहिए, उनके पिताजी से चाहिए, वो जब गुजरात में अपना व्यापार चालू किए थे तो क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के दायरे में चालू किए थे? नहीं, सभी लोगों की कहानियाँ कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जब उनके पास कुछ नहीं था तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जरिए ही चालू हुई थी। और उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जानबूझ के ज़बरदस्ती इनफोर्स या रूल्स रेगुलेशन से सरकारें नहीं वो परेशान करती थी, तो उसका फ़ायदा उठाकर वो जो राइट्स उनको मिले हुए थे, उसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो इनोवेट हुए, ग्रो हुए और आज अपना ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाए। लेकिन आज खुद को ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाते हुए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के को अपनी इच्छा अनुसार, अपने तरीके से, आज के अनुसार नहीं मोड़ सकते हैं, कृत्रिम तरीके से, फोर्स्ड तरीके से। तो ये चीज़ों को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की स्पेसिफिसिटीज़ को, इनकी इफिशियंसीज़ को, इनकी कम लागत को, इनकी डिस्ट्रीब्यूटिव पावर को, इनके अपने जो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के आधार पर चलते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको प्रोत्साहन मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोत्साहन मिलता है कि बहुत बार, बहुत जगह जो बहुत तरह के नॉर्मल रूल रेगुलेशंस जो होते हैं उनसे वो आंखें हटा लेती है।
कि रोड पटरी पे बैठे हैं तो उनके राइट्स हैं, रोड पटरी वाले बना तो दिए, लेकिन और बहुत से राइट्स हैं कि सड़क पे आप कैसे बैठे हो, रोड पैदल कैसे चलेंगे, तो इस बहाने भी वो हटा सकते हैं। लेकिन कभी कदार उधर इग्नोरेंस हो जाता था और इफ़िशियंसीज जो इकोनॉमीज़ है वो चलती रहती थी, रोज़गार भी मिलता रहता था। तो ये बैलेंस मैं कांग्रेस की सरकारों में देखता था और इसीलिए मनमोहन सिंह में जो ग्रोथ थी वो औसतन जितनी ऑर्गेनाइज सेक्टर की थी उतनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी रिप्रेजेंट करती थी, बैलेंस थी। आज के विषय में क्या आप ये बात उस हद तक कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो विपक्ष जितना बड़ा मुद्दा और जो मैं फीलिंग महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता की और ऑक्सफोम जैसी ऑक्सफोम की रिपोर्ट हो या और भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हो, उसमें इस तरह की चीज़ें ना दिखती। खैर ये तो बात ठीक थी। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक दूसरा पहलू ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हुआ करते थे, अक्सर मैं कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स को इलेक्शन के लिए बधाई देता हूँ, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बधाई नहीं देता, लेकिन आज दे रहा, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो लड़ते हैं ना इलेक्शन में, भारत और यूएस के लोकतंत्र में यही अंतर है और हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी पोजीशन पे हो, वो किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट के लिए वो इलेक्शन लड़ सकता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसे कोई पार्टी का सपोर्ट हो ना हो, लेकिन वो उसको हक मिलता है। और बहुत सारे लोग, मुझे कांग्रेस के दिनों की याद आती है, लोग लड़ते भी थे, अच्छा वोट पाते थे, जीतते भी थे, आज भी जीतते हैं, लेकिन वो डाटा किस हद तक कितना है, कहाँ है, ये आज प्रश्न चिन्ह इस पर मुझे कुछ लगता है। आज बिना पार्टी के कोई खड़े होने की जल्दी सोचता भी नहीं, बहुत से खड़े होते हैं, बहुत सी खबरें भी आते हैं, बैठ भी जाया करते हैं। उस दौर में कम ही खड़े होते थे, लेकिन जो खड़े होते थे तो दिखता भी था। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं वो भी इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, अपने राइट्स को यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कहीं और ना जाइए, मुझे ही ले लीजिए। शायद 2017-18 की 19 का मेयर का इलेक्शन इलाहाबाद का था। लोग आमतौर पर पहले सभासदी का इलेक्शन लड़ते हैं या मेम्बरी का गांव प्रधानी लड़ते इत्यादि लड़ते हैं, लेकिन मैंने कहा यार हम बड़े इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, और कोई इंडिपेंडेंट के तौर पर मैं एक बड़ा इलेक्शन लड़ना चाहता था। मेरे पीछे आगे पीछे कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, ना फाइनेंशियल वेल्थ थी, ना कुछ था, लेकिन मैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपने हाथ से आजमाना चाहता था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम वास्तव में ज़मीन पे कार्य करता है। और मैंने उस 2018 की 19 का जो मेयर इलेक्शन था वो बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, उनके समक्ष मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैंने लड़ा भी, और बहुत कम समय मुझे मिला था। 8-10 दिनों में ही मुझे याद है कि मैंने जो भी वर्क किया, जो भी मतलब जैसा भी प्रचार किया अपने रिसोर्सों पे, लेकिन किसी तरह एक जुलूस उठाने में भी कामयाब हो गया था और 1300-1400 वोट भी मैं पा गया था और 7वें-8वें पोजीशन के नंबर पे भी था। आपको हंसी तब आएगी कि जब मैं अपना वो इलेक्शन के बाद जब अपना खर्चा एक्सपेंडिचर ये सब जमा करते हैं तो मुझे अपने फिगर्स को कुछ इन्फ्लेट करके दिखाने पड़े थे कि कम से कम इस पर बिलीव किया जाए। तो 30-40-50 हज़ार रुपये के अंदर ही वो पूरे मेरा खर्च इलेक्शन का था। लेकिन मैंने बहुत सारे वोट्स, मुझे पता था कि अननोन सेक्टर से आएंगे, तो मैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो भी अपने साथ हुए करते थे, एक हमारे महेंद्र मामा हुआ करते थे, एक रमेश हुआ करते थे, इन लोगों के साथ मैं दिन भर घूमा करता था। एक दोस्त और हुआ करते थे, तो वो उनके साथ में घूमा करता 20-25 किलोमीटर। तो मैंने 1300-1400 वोट इकट्ठे किए। बहुत जगह जहाँ से उम्मीदें नहीं होती हैं वहाँ से भी आपको आपकी मेहनत पे वोट मिल जाया करते। तो मैं अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को, लोगों को और चीज़ों को समझ रहा था। और 8-10 दिनों में अगर डेली 25-30 किलोमीटर में चलूँ तो सोचिए कितना मैंने ट्रेवल पैदल किया होगा। तो ये भी तो एक ऑर्गेनाइज्ड फंड था ना। तो अनऑर्गेनाइज सिस्टम में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी इफ़िशियंसीज हैं। अनऑर्गेनाइज सिस्टम से ऑर्गेनाइज सिस्टम की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका निर्णय जो होता है वो स्वयं इंडिविजुअल पे ज़्यादा होना
चाहिए कि वो कब वो अपने आप को इस मजबूती में पाता है। ये नहीं कि फैशनेबल होते होते जल्दी जल्दी सबने जीएसटी बनवा लिया और कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोगों अब जीएसटी हटवाने के लिए भी पैसा दे रहे हैं। इसलिए मुझे आज उस कांग्रेस की याद आती है। और युवा जो है, युवा को सोचना है आज में अपने लिए इन परिस्थितियों में कि क्या वो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अपने आप में इस तरह से ग्रोथ क्या कर सकता है और ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ सकता है। युवा इंडिया को ये सोचना है। मनमोहन सिंह जी के समय में ये जो बैलेंस था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ युवा को मिलती थी और लोग खाते कमाते मस्त थे। इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था कि सरकार बहुत सारी योजना भी लाती थी, वर्क भी करते थे और उनकी बुराई भी खूब होती थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी कोई हार्श एक्शन नहीं लिया करते थे। कितना भी क्रिटिसिज्म हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर या कर दिया करते थे। ये अपने आप को कभी भी आम पब्लिक से ऊपर नहीं रखा, अपने आप को अपने क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन रखा, क्योंकि उनको पता था कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का सबसे अभिन्न अंग है, नई दिशा दिखाता है। मीडिया के देखिए, मीडिया कितना सब कुछ बोलती थी, कितनी आज़ादी थी, सब कुछ था, कितना उसके बावजूद भी सिस्टम कहाँ चलता था। नेशनल परस्पेक्टिव में भी किसी से पीछे नहीं रहे। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो नामुमकिन थी लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उसको करके दिखा दिया था। और किस तरह से आज उसकी वजह से ही हम आज परमाणु शक्ति के रूप में हमारा आज रिकग्निशन होता है। अगर हम नेशनल लेवल की बात अगर हम करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के आज मुझे याद आती है, उस कांग्रेस उसके जॉइंट एफर्ट की याद आती है। और अपने लोगों में सरकार में रहते हुए भी अगर कहीं आरोप लगता था 2G स्पेक्ट्रम में को लो, उस पर भी कार्रवाई होती थी। एजेंसी सरकार अपनी ही सरकार के लोगों पे कार्रवाई करने भी होती, तो वो बात अलग है कि बाद में कोर्ट्स में ये सब चीज़ें 2G हो चाहे कोल हो सब हवा के गुब्बारे की तरह टूट गए। लेकिन सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ ऑडिट और अपने अंदर झांकना मनमोहन सिंह सरकार को आता था। बहुत सारी हमारी नीड्स पूरी हुई, मोस्लो की जितनी भी नीचे से ऊपर की नीड्स पूरी होती गई। और 2014 आते आते हम सब कुछ भूल गए युवा लोग, और पोलराइजिंग और डिविजिव एजेंडे में हम बाद में अपने आप को धंस गए। और अपनी जो युवा जो हमारी थी, रोजगार जो थी, जो इनोवेशन था, इफिशियंसी थी, वो सबसे हट के कहीं हमने खुद युवाओं ने अपनी डिबेट कहीं चेंज कर ली। आज मौका है, आज हम रिवर्स मोस्लो की कंडीशंस में हैं। आज हमको वापस उस पोलराइजिंग, डिविजिव इत्यादि एजेंडे से हटते हुए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, प्रेम मोहब्बत और अपनी एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव वे में ढालते हुए हमें अपने प्रश्न पूछने हैं कि हम कैसे ज़्यादा जॉब्स हम युवा स्वयं क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम सरकार को इस दिशा में सुझाव दे सकते हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर को और दूसरे लोगों के प्रति क्या बोलते हैं, दूसरे जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको भी अपने नौकरी में रख सकते हैं। इस तरह हम सुझाव और इस तरह प्रोत्साहन हमें युवा को डिसाइड करना है, युवा इंडिया को डिसाइड करना है। इसलिए मुझे आज कांग्रेस की याद आ जाती है। और ये सब तभी संभव है जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टी पे जो है वो बिना मतलब का और इस पे कोई रोक ना लगे और लोग खुल के रहें, चीज़ों पर रहें। एक सजेशन मैं जैसे देना चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे 30 लाख पद मान लीजिए बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स में खाली हैं एक इंडिया लेवल, मैंने सुना जैसे ना। तो आज क्या है, आज स्ट्रेस भी बहुत जाता है, तो आप 30 लाख को एक 90 लाख नौकरी कैसे बना सकते हैं, सोचिए। एक छोटा सा सजेशन ये है, अगर कांग्रेस के मित्र सुन रहे हैं, 7 दिन होते हैं डेवलप कंट्रीज में, देखिए 4 दिन या 3 दिन, 4 दिन काम होते हैं, वर्किंग काम होते हैं, 3 दिन आपके बच जाते हैं ना। तो कोई ज़रूरी नहीं आप 6 रोज़ 8 रोज़ काम कराइए और 12 घंटे सबसे काम कराइए और वो सोते हुए आएँ, 1 घंटा लेट आएँ, 1 घंटा पहले चले जाएँ, इफ़िशियंसी से काम न करें। आप 3 या 4 रोज़ ही काम कराइए, इफ़िशियंसी के साथ काम कराइए और 12 नहीं 8 ही घंटा काम कराइए। लेकिन इसी के साथ जो आपके 3 दिन बचे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट डबल हो गया।
प्लस आप 8 घंटा करा रहे हैं, आप 12 घंटा टोटल काम लेना चाह रहे हैं, आप 8 की जगह क्या बोलते हैं आप 16 घंटे काम लीजिए, तो एक शिफ्ट भी आप बढ़ा लीजिए, तो यही 30 लाख जॉब्स जो हो जाएंगी, ये आपकी 1 करोड़ 20 लाख जॉब हो जाएंगी। चूँकि आप 3 ही 4 रोज़ जॉब दे रहे हैं, तो आप जो भी स्केल है, कोई ज़रूरी नहीं सबको 50,000 1 लाख रुपए का स्केल दीजिए, नौकरी दीजिए, सॉरी स्केल नहीं नौकरी दीजिए, तो उस हिसाब से उनका जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब, पेंशन इत्यादि सब कुछ रखिए, लेकिन उनका जो वैल्यू है, पेमेंट है, उस हिसाब से उसको मॉडरेट कर दीजिए। एकदम ही नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। और वास्तव में इतने बड़े देश को चलाने के लिए, नज़र रखने के लिए, आबादी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो हमारे देश में किसी भी दूसरी डेवलप कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है, 10 गुने से भी कम है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों, गवर्नमेंट जॉब्स में बाहर आ गई कि नहीं, तो ये सब कब पॉसिबल है, जब आप एक इंडिविजुअल के तौर पे, जैसे मैं अपनी राय रख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं खुले तौर पे ये रखता हूँ अनऑर्गेनाइज वे में। ओके, उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। सत्य हिंदी पे वरिष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा साहब को जी को सुना करिए, गौतम लाहिरी जी को भी सुना करिए, अनिल सिन्हा जी को सुना करिए, अनिल शर्मा जी को भी सुना करिए, सिद्धार्थ कलहंस साहब के साथ, और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद उपाध्याय जी के साथ, और विनोद शर्मा सर और श्रवण गर्ग साहब के साथ आप सुना करिए। तो वही कल का एपिसोड जो था पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का वोटिंग परसेंट इत्यादि पे, वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा। दीपक शर्मा शो आज ज़रूर सुनिएगा। अंतिम में युवाओं के सामने एक छोटा सा सवाल में रख जाता है, हम सभी के अंदर एक कैलकुलेटर होता है, जीवन बिना कैलकुलेशन के चलता नहीं, हमारे अंदर भी है और इस मोबाइल के अंदर भी है, और कैलकुलेटर जो खुद कैलकुलेटर होता है उसके अंदर। एक्चुअली में कैलकुलेटर ज़्यादातर हर मशीन के अंदर होता है, चाहे वो रिमोट कंट्रोल टीवी का हो, चाहे वॉशिंग मशीन या कोई भी मशीन हो, कैलकुलेटर का सर्किट उस तरह की चीज़ें होती हैं। आपने कभी गौर किया होगा, बहुत पहले या बाद में आप कैलकुलेटर से एक जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 2 जोड़ते जाइए, सब जोड़ते जाइए, सब बटन दबाते जाइए, ऐड करते जाइए सारी संख्याओं को जितना आप ऐड कर सकते हैं, और आप इक्वल साइन दबाइए, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए 2 को जोड़ा प्लस 3 को जोड़ा प्लस 4 को जोड़ा, कितना हो गया, 2 + 3 5 + 4 मतलब 9, और +1 जोड़ दिया, इक्वल साइन दबाया तो क्या आया, जी हाँ 10 आया। और मैंने क्लियर नहीं किया है, और मैंने फिर से एक बार मान लीजिए इक्वल साइन दबा दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं वापस 10 आए, 10.6 भी आ सकता है, 6% का भी उछाल हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि मशीन कैसे डिजाइन की गई है। ये आप सोचते रहिएगा, लेकिन कैलकुलेटर तक ही सीमित रहिएगा, ज़्यादा दूर तक सोचेंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। युवा इंडिया के इस विशेष एपिसोड उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्ना चौराहे, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, प्रयागराज से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।